हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोग कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये जो रीवैल्यूएशन का जो कॉन्सेप्ट था, जब एसेट रीवैल्यू हो जाते हैं तो उसके अंदर क्या ट्रीटमेंट्स की जाती हैं, वो सारी हम लोगों ने रीवैल्यूएशंस देखी थी। ठीक है। अच्छा, अब इस क्लास के अंदर हम मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट दूंगा कि यार जब एसेट आपका रीवैल्यू हो जाता है, ठीक है, नॉर्मली आपकी जो रीवैल्यू हो रही होती है वो लैंड बिल्डिंग ही हो रही होती है, बट जब आपका एसेट रीवैल्यू हो जाता है तो उसके बाद जो उसके ऊपर या उस एसेट की वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है ना, वो किस तरीके से लगती है हम उसके बारे में बात करते हैं आज की क्लास में। तो अब अगर तुम यहाँ पे देखो तो मैंने एक एग्जांपल दी है कि यार ये एक पहले हेडिंग देख लो। हेडिंग हमने लिखी डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूड एसेट्स। जब एसेट्स रीवैल्यू हो जाए तो उनके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे अप्लाई की जाएगी। अब इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना, मैंने एक एग्जाम्पल बनाई। मैंने बोला कि यार कॉस्ट ऑफ एसेट है, जो कि एसेट की कॉस्ट है 10,000 और उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 10 ईयर्स है। ठीक है, यानी कि एक एसेट है 10,000 रुपए की कॉस्ट रखता था सिंपली, और उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ थी वो 10 ईयर्स था। बोलता है द बिजनेस यूज स्ट्रेट लाइन मेथड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। और बिजनेस क्या करता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है। अच्छा, अब हम इस बात को कैसे समझते हैं, हम एक टाइमलाइन बनाते हैं और उस टाइमलाइन की बेसिस के ऊपर हम चलते हैं। देखो यार, लेट सपोज ये मेरी एक टाइमलाइन है। लेट सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि यार मेरा ईयर स्टार्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी स्टार्ट डेट है और यहाँ पे जाके मेरा एक साल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लेट सपोज मैं इस डेट को नाम दे देता हूँ 31 ऑफ दिसंबर 2025। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एक ईयर लिख दिया यहाँ पे। इसी तरीके से आपका जब ईयर स्टार्ट हुआ होगा तो वो कब हुआ होगा, 1 जनवरी। इसको थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं, 1 जनवरी 2025 को। अच्छा, अब जब मेरा एसेट था तो जब मैं डेप्रिशिएट करूंगा तो डेप्रिसिएशन हमेशा ईयर एंड के ऊपर होती है। तो जो मेरा एसेट था वो था 10,000 रुपए का। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने उठाने हैं 10,000 रुपए। ठीक है, और इस 10,000 रुपए के ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करना है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड हम जैसे ही अप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि यार इस पे हम स्ट्रेट लाइन मेथड ही लगा सकते हैं। तो 10,000 को हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 10 से। अब जैसे ही मैं 10,000 को 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1,000 रुपए। ये जो मेरे पास 1,000 रुपए आया है, ये मेरे पास क्या आई है, इस एसेट की डेप्रिसिएशन आ गई। ये मेरा एसेट एक साल कंप्लीट हो गया और एक साल बाद ये डेप्रिशिएट होके 1,000 रुपए की डेप्रिसिएशन शो कर रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ। फिर मेरे पास अगला साल स्टार्ट होता है 1 जनवरी को। मैं ऐसे ही आपको एक और टाइमलाइन बना के दिखा रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आपको ये चीज़ और थोड़ा सा क्लियर वे में समझा सकूं। ठीक है। अच्छा भाई, फिर मेरा एक और साल स्टार्ट होता है और वो जो मेरा साल स्टार्ट होता है अगेन वो स्टार्ट होता है यहाँ से 1 जनवरी से लेके और 31 दिसंबर तक। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी एक अकाउंटिंग पीरियड बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा और सही कर लें ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ नजर आता रहे। ठीक है, ये हो गई पहले साल की डेप्रिसिएशन। अब मैंने एक और अकाउंटिंग पीरियड बनाया और उस अकाउंटिंग पीरियड को भी मैंने बोला कि भाई ये स्टार्ट होता है 1 जनवरी को। ठीक है, और ये स्टार्ट हुआ होगा 1 जनवरी 2026, क्योंकि एक नया साल शुरू हो चुका था। और ये ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 2026 को। ये मेरा अकाउंटिंग पीरियड बन गया। ठीक है, बात समझ आई। अच्छा, अब होगा क्या कि मैं इस साल भी इस एसेट को डेप्रिशिएट करूंगा। जैसे ही मैं इस एसेट को डेप्रिशिएट करूंगा इस साल, तो इसकी डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी सर, उसी तरीके से जैसे लास्ट ईयर आपने करा था। एसेट की कॉस्ट आपकी 10,000 की है और उसको आप डिवाइड कर देंगे कितने से, लेट सपोज आपकी उसकी एस्टिमेट लाइफ 10 ईयर्स है, तो इसकी भी जो डेप्रिसिएशन आ जाएगी वो $1,000 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जो मेरा एसेट था ना, ये जो मेरा 10,000 वाला एसेट था, ये ईयर 3 के स्टार्ट में, जब मेरा ईयर 3 शुरू हुआ तो ईयर 3 के स्टार्ट में ये क्या हुआ, ये रिवैल्यू हो गया। अब इधर भी हम एक अकाउंटिंग पीरियड बना लेते हैं, 1 जनवरी 2027 एंड 31 दिसंबर 2027। अब मैंने ये देखा कि यार मुझे ये पता लगा कि जब मेरा ये ईयर स्टार्ट हुआ था, या फिर ऐसे भी बात कर सकते हैं कि जब पिछला वाला ईयर एंड हुआ था, यहां पे क्या हुआ, मेरा एसेट रिवैल्यू हो गया। और मेरा एसेट रिवैल्यू होके, अब जरा देखिएगा, एसेट वॉज, अब यहां पे हम लिख देते हैं एसेट वॉज revalued to $12,000। यानी कि अब मुझे पता लगा कि यार जो मेरा एसेट है ना, उसकी जो वैल्यू है ना, अब वो एसेट की औकात 12,000 रुपए की हो गई है। कितने की हो गई है, 12,000 रुपए की। अब मुझे क्या करना है इस सिनेरियो के अंदर, मुझे यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगानी है एसेट पे। तो अब सवाल ये उठता है कि यार मैं डेप्रिसिएशन 12,000 से लगाऊं, 12,000 को डिवाइड करूं 10 से, या फिर मैं 10,000 को ही डिवाइड करूं 10 से। आप लोग के, बहुत सारे लोगों के दिमाग के अंदर जवाब ये आ रहा होगा कि सर एसिड वैल्यू हो गया, तो अब जो उसकी न्यू वैल्यू है उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लगानी है। तो हाँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम उसकी नई वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। लेकिन आप अगर नोटिस करें तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि भाई 12,000 को सर अब आप डिवाइड कर दें कितने से, लेट सपोज 10 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,200।
ऐसे ही आ जाएगा, 1200 आंसर आ जाएगा। सर ये आपकी आ गई डेप्रिसिएशन, ये इतनी सिंपल सी बात थी, इसको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा गलत है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा-सा सुधार लीजिएगा। जब भी एसेट रीवैल्यू हो जाता है, जब भी एसेट रीवैल्यू हो जाता है और अब वो रीवैल्यू होके कितने का हो गया है? वो रीवैल्यू होके ₹12,000 का हो गया है, ठीक है? अब जब तुम्हारा एसेट रीवैल्यू होके ₹12,000 का हो गया ना, तो अब तुम लोगों ने जो फ़ॉर्मूला यूज़ करना है ना, वो फ़ॉर्मूला क्या यूज़ करोगे? तुम बोलोगे यहाँ पे, ज़रा फ़ॉर्मूला मेरे साथ-साथ लिखिएगा। फ़ॉर्मूला हो जाएगा रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय, अब जरा सुनना मैं क्या लिखने वाला हूं, रिमेनिंग एस्टिमेटेड लाइफ। सर इस बात का मतलब क्या है, रिमेनिंग एस्टिमेटेड लाइफ का? देखो, तुम्हारा एसेट रीवैल्यू होके तो हो गया ₹12,000 का, इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब तुमने इसको डिवाइड पता है किससे करना है? इसको डिवाइड 10 से नहीं करना, बल्कि तुमने ये देखना है कि इस एसेट की रिमेनिंग एस्टिमेटेड लाइफ कितनी रह गई थी। सर ये हमने एसेट जब खरीदा था तो इसकी जो लाइफ है वो है 10 ईयर्स की, तो इसकी जो टोटल लाइफ थी वो कितनी थी? 10 ईयर्स थी। लेकिन क्या आप इस एसेट को पिछले 2 साल इस्तेमाल कर सके? हाँ सर, हमने इस एसेट को ईयर 1 के अंदर इस्तेमाल करा था। ये रहा हमारा ईयर 1 और ये रहा ईयर 2। हम लोग इस एसेट को 2 साल इस्तेमाल कर चुके हैं। तो इसका मतलब अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई होगी, तो तुम बोलोगे सर इसकी अब रिमेनिंग लाइफ रह गई है सिर्फ 8 ईयर्स। कैसे? 10 साल तुम्हारा एसेट की टोटल लाइफ थी, जिसमें से तुम 2 साल इसको डेप्रिशिएट कर चुके हो, तो अब तुम्हारे पास रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई है? इसकी रिमेनिंग लाइफ जो रह गई है वो रह गई है 8 ईयर्स। कितनी रह गई है? 8 ईयर्स। रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई? 8 ईयर्स रह गई। तो अब तुमने क्या करना होगा, तुम लोग इसको यहां पे जब डिवीजन कर रहे होगे तो यहां पे यूज करोगे डिवाइड बाय 8, और फिर तुम्हारे पास एक डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो आ जाओ हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1200 डिवाइड बाय 8, तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है $150। तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आएगी ना, वो 150 की डेप्रिसिएशन आएगी। ये बात याद रखिएगा। रीवैल्यूड अमाउंट को हमेशा किससे डिवाइड किया जाएगा? रिमेनिंग एस्टिमेटेड लाइफ से। क्लियर होती है बात आपको यहां तक? अच्छा, अब ये तो मैंने आपको एक बड़ा मेजर और एक बड़ा मेन कॉन्सेप्ट दे दिया है कि जब भी एसिड रिवैल्यू होगा तो रिवैल्यू होने के बाद आपने उसके साथ क्या करना है। तो ये वाली बात तो आप समझ चुके हैं कि यार उसको हम लोगों ने हमेशा रिवैल्यूड अमाउंट को डिवाइड करना है रिमेनिंग एस्टिमेटेड लाइफ से। ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई ये वाली बात, इसके अंदर कोई इश्यूज नहीं है, राइट? अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान और दें इस चीज के ऊपर, जो भी हमने अभी पढ़ा है, ये जो भी चीज हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखी है, अगर हम इस पे थोड़ा सा और ध्यान दें तो कुछ बच्चों के दिमाग में एक सवाल आएगा। उनके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर सही है, आपकी बात हमने मान ली कि यार आपका जो एसेट था वो रीवैल्यू होने के बाद रीवैल्यूड अमाउंट को आपने डिवाइड कर दिया रिमेनिंग एस्टिमेट लाइफ से। लेकिन फर्ज करें सर कि आपके एसेट के अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड का ये ईयर्स ना दिया हुआ हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड तो सर ईयर्स के अलावा परसेंटेज के अंदर भी हो सकता है। तो अगर सवाल में ये रेट ना होता और वो सॉरी ये अगर ईयर्स ना होते और अगर परसेंटेज होती तो फिर हम क्या करते? तो अब हम क्या करेंगे, हम इस सेम एग्जाम्पल को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास एक एसेट है और उसकी कॉस्ट कितनी है? 10,000, और उसकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। नाउ आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वही सिंपल काम करना है। आप लोगों ने सबसे पहला काम करना है ईयर 1 की डेप्रिसिएशन निकालनी है। अब जब आप ईयर 1 की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बैठेंगे तो ईयर 1 की डेप्रिसिएशन तो आपके पास बड़े सिंपल तरीके से निकल आएगी, इसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे एक अकाउंटिंग पीरियड बनाएं। मैं आपको समझाने के लिए पूरा पूरा लिख रहा हूँ अकाउंटिंग पीरियड। लेट सपोज वो स्टार्ट होता होगा 1 जनवरी 2025 से और ईयर एंड होता होगा 31 दिसंबर 25 को। अब तुम लोगों ने अगर इस साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है तो तुम कैसे निकालोगे? सर ये तो बड़ा सिंपल है, हम उठाएंगे 10,000 और इस 10,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे या इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे रेट जो कि है 10% का, तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आ जाएगी वो 1,000 रुपए की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। बात समझ आई? हाँ सर, ये बात तो आपकी समझ आती है। लेकिन लेट सपोज मैं बोलता हूं मैंने इस एसेट को एक और साल डेप्रिशिएट कर लिया, तो अब सवाल ये उठता है कि यार इस साल जब मैंने डेप्रिशिएट करा तो इसका स्टार्टिंग डेट क्या होगी? सर 1 जनवरी 2026, और ईयर एंड की डेट होगी सर 31 दिसंबर 2026। इस साल भी आपने सर वैसे ही डेप्रिशिएट करना है जैसे ईयर 1 के अंदर डेप्रिशिएट किया था। 10,000 को आप रेट चार्ज कर दें 10% का, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना? 1,000। लेकिन फर्ज करें कि जो आपका ईयर 3 है, इस साल के शुरू में आपका जो एसेट है वो रिवैल्यू हो गया और रिवैल्यू होने के बाद उसने अपनी वैल्यू के अंदर इंक्रीज ले आया। अब वो भले इंक्रीज लेके आए या डिक्रीज लेके आए, दोनों सूरतों के अंदर आपने करना यही या फॉर्मूला यही अप्लाई करना होगा। लेट सपोज ये जो ईयर है स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2027 को और ईयर एंड हो गया 31 दिसंबर 2020। इधर 31 लिखना भूल गया मैं। तो इधर हमारे पास ईयर एंड हो गया 31 दिसंबर
2027 को। हमें ये बात पता लगी कि यार इस साल के शुरू में या फिर इस साल के आखिर में, दोनों में से कोई भी एक ही बात बनती है, या तो इस साल का शुरू या इस साल का आखिर, दोनों के अंदर कोई डिफरेंस तो नहीं है ना, 31 दिसंबर और 1 जनवरी, ठीक है, बिल्कुल अगला दिन। तो बोलता है कि भाई लेट्स सपोज इस साल के शुरू में तुम्हारा एसेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया था, तुम्हारे एसेट की वैल्यू बढ़ गई थी। और लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि वो एसेट की वैल्यू जो है, एसेट वाज रीवैल्यूड टू, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक समझाने के लिए आपको, एसेट वाज रीवैल्यूड टू 15,000, लेट्स सपोज 15,000। अब आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे, इस सिनेरियो के अंदर आप लोग क्या करेंगे? सर अब आपने इतना तो हमें बता दिया था कि रीवैल्यूड अमाउंट के ऊपर हम परसेंटेज लगाएंगे, लेकिन आपने तो पिछला फॉर्मूला बताया था, और वो फॉर्मूला क्या था? द फॉर्मूला वाज रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग एस्टिमेटेड लाइफ। ये फॉर्मूला आपने सर बताया था। अब सर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे कहाँ अप्लाई करें? यहाँ पे तो रिमेनिंग एस्टिमेटेड लाइफ है ही नहीं। तो बेटा आपने जब भी सवाल के अंदर रेट दिया हुआ हो, जब भी सवाल के अंदर परसेंटेज दी हुई हो, तो इसको नंबर ऑफ ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा। सर मतलब कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब जरा कन्वर्जन देखें। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा अगर एक एसेट 10% से डेप्रिशिएट होता है पर ईयर, सोचना कितनी सिंपल बात करूंगा। अगर तुम्हारा एक एसेट 10% से डेप्रिशिएट होता है, तो कितने सालों में तुम्हारा एसेट 100% डेप्रिशिएट हो जाएगा? सर 10 सालों में। यानी कि तुम लोगों ने क्या देखा कि अगर किसी एसेट की जो रेट है वो 10% है, तो इसका मतलब उसकी लाइफ कितनी हो जाएगी? 10 ईयर्स हो जाएगी। मतलब ये मैंने कैलकुलेट किस तरीके से किया, तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों ने अगर इसकी, ये जैसे कि आपका रेट है ना, अगर आपने इसके ईयर्स निकालने, अगर आपने इसके साल देखने के कितने साल बनते हैं, तो आप बोलोगे 100 डिवाइडेड बाय 10, 100 डिवाइड बाय 10, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 10 ईयर्स आ जाएगा। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दोबारा से एक दफा बताएं। लेट सपोज मैं आपको बोलता हूं कि यार मेरा एक एसेट है, और उस एसेट की जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, लेट सपोज वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20%। यानी कि मैं हर साल उस एसेट को कितने परसेंट से डेप्रिशिएट करता हूं? 20% से। तो कितने साल लगेंगे उस एसेट को 100% डेप्रिशिएट होने में? तो आपके दिमाग में जवाब तो आ रहा होगा यार 5 साल लगेंगे, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करें? तो आपने इसको कैलकुलेट इस तरीके से करना है, आप यहां पे लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय, कितने से डिवाइड कर देंगे? जो इसका रेट है 20 से। तो आप लोग अपने कैलकुलेटर्स उठाएं और 100 को डिवाइड कर दें 20 से, तो आपके पास स्ट्रेट अवे आंसर आ जाएगा। और वो जो स्ट्रेट अवे आपके कैलकुलेटर्स पे आंसर आ रहा है, वो कितना आ रहा है? 5 ईयर्स आ रहा है। कितना आ रहा है? 5 ईयर्स। तो अगर किसी एसेट की रेट जो है वो 10% है, तो उसकी लाइफ कितनी हुई? 10 ईयर्स। अगर किसी एसेट का रेट 20% है, तो उसकी लाइफ कितनी हुई? 20 ईयर्स। और इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, कि यार लेट सपोज आपका जो एसेट है उसकी अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो 25%, तो कितने सालों में वो 100% डेप्रिशिएट हो जाएगा? अब आपके दिमाग में फौरन जवाब आ गया, सर 4 सालों के अंदर डेप्रिशिएट हो जाएगा 100%। इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? वही सर, अब हम लोग समझ गए हैं कि आपने यहाँ पे ऊपर लिखना है 100, और इसको आपने डिवाइड कर देना है, जो भी परसेंटेज का रेट है 25, तो 25 से आप डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 ईयर्स। अब इसको बिल्कुल 100% आपके दिमाग के अंदर बिठाने के लिए मैं बोलूं कि यार एक एसेट है, और उसको मैं 50% से डेप्रिशिएट करता हूं, तो कितने सालों में वो 100% डेप्रिशिएट हो जाएगा? तो आपके दिमाग में फौरन जवाब आ गया कि यार वो 2 ईयर्स के अंदर डेप्रिशिएट हो जाएगा। आपने क्या किया? 100 को डिवाइड कर लिया 50 से, तो आपके पास कितना आ गया? 2 ईयर्स आ गया आंसर। बात समझ रहे? दिस इज हाउ वी कन्वर्ट इट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द एग्जाम्पल विच वी वर डूइंग प्रीवियसली। इस एग्जाम्पल के अंदर जो एसेट का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था वो कितना था? 10% था। तो इसकी लाइफ कितनी होनी चाहिए थी? इसकी लाइफ होनी चाहिए थी सर 10 साल। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पिछले कितने सालों से ये एसेट को तुम यूज कर रहे हो? सर हम इसको, इस एसेट को पिछले 2 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, पिछले 2 सालों से यूज कर रहे हैं। तो यानी कि अब इसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ होगी वो कितनी बची होगी? सर 10% के हिसाब से देखें तो इसकी 10 साल की लाइफ थी, और रिमेनिंग लाइफ इसकी बची होगी खाली 8 साल। क्यों? क्योंकि आपने 2 साल इसको एसेट को इस्तेमाल कर लिया। तो सर आप इसको डिवाइड कर लें कितने से? 8 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो लेट सपोज हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो सकता है डेसिमल में आंसर आ जाए, बट कोई मसला नहीं है। 15,000 डिवाइडेड बाय 8, 1875 मेरे पास आंसर आ रहा है। ये जो मेरे पास 1875 आंसर आया है, ये क्या है? मेरी डेप्रिसिएशन है। ये 1000 भी क्या थी? डेप्रिसिएशन थी। ये भी क्या थी? डेप्रिसिएशन थी। ये जो डेप्रिसिएशन है ये कौन सी है? बिफोर रिवैल्यूएशन। ये कौन सी डेप्रिसिएशन है? बिफोर रिवैल्यूएशन ईयर 2 की। ये जो मैंने अभी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी ईयर 3 की, ये कौन सी है? आफ्टर रिवैल्यूएशन। तो जब तुम्हारा एसेट रीवैल्यू हो जाता है, तो उसको तुमने डिवाइड रिमेनिंग एस्टिमेट लाइफ से करना है। तो कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर सवाल के अंदर लेट सपोज तुम्हें रेट दिया हुआ है 10% का, तो अब मैं इसकी लाइफ, रिमेनिंग लाइफ कैसे निकालूं? तो कोई मसला नहीं है, तुमने उठाना है सिंपल 100 और उसको डिवाइड कर लेना है 10 से, तुम्हें खुद ही ईयर्स पता लग जाएंगे, 10 ईयर्स।
राइट? अगर यही 25% होता या लेट सपोज ये 30% होता तो तुम क्या करते? 100 डिवाइड बाय 30 करते तो तुम्हारे पास आंसर आ जाता। इसी तरीके से अगर ये लेट सपोज ये होता तुम्हारा अल्लाह भला करे 50%, अगर ये रेट 50% होता तो क्या करते? 100 को डिवाइड कर देते 50% तो तुम्हारे पास ईयर्स पता लग जाते हैं, जो कि 2 ईयर्स इसका आंसर बन जाएगा। बात समझ आई? तो यहाँ पे जो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी है और ये जो हम लोगों ने कैलकुलेशन यहाँ पे देखी है, ये हमने तब देखी जब हमारा एसेट रीवैल्यू हो चुका था। तो याद रखिएगा कि हमने दोनों तरीके से देख लिया। अगर सवाल के अंदर उसकी एस्टिमेटेड लाइफ डायरेक्टली गिवन हो तो हमें कोई मसला नहीं है, हम क्या करेंगे 10 में से 2 निकाल देंगे। लेकिन अगर सवाल के अंदर एस्टिमेटेड लाइफ डायरेक्टली ना गिवन हो तो हमें उसकी लाइफ निकालने के लिए उसके रेट को क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। तो अगर 10% का रेट है तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे, अगर 20% का रेट है तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे, अगर 25% का रेट है तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे और हमें नंबर ऑफ ईयर्स पता लग जाएंगे, यानी कि एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ पता लग जाएगी। ये जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था ये क्या था? ये एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ थी जो हम लोगों ने निकाली। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को बड़ी 100% क्लियर होनी चाहिए और इसके अंदर आप लोगों को कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई हैं, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से डिटेल में दिमाग के अंदर बैठ गई होंगी। हमेशा याद रखिएगा हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, पिछली क्लासेस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि एसेट रीवैल्यू कैसे होते हैं और उनकी रीवैल्यूएशन रिकॉर्ड कैसे होती है। अब जब तुम्हारा एसेट रीवैल्यू हो गया और उसकी एक नई वैल्यू तुम्हें पता लग गई, तो उस नई वैल्यू के ऊपर अगर तुम्हें सवाल के अंदर एग्जामिनर बोल दे कि भाई अब उस एसेट को जो तुम्हारा एसेट रीवैल्यू हो चुका है, जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर एसेट रीवैल्यू के 12,000 का हो गया था, तो अब इसको कैसे डेप्रिशिएट किया जाए? तो इसको एस्टिमेटेड लाइफ से नहीं डेप्रिशिएट किया जाएगा बल्कि रिमेनिंग एस्टिमेटेड लाइफ से डेप्रिशिएट किया जाएगा। यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और अगर सवाल के अंदर एस्टिमेटेड लाइफ ना गिवन हो और रेट गिवन हो तो रेट को देखते हुए आप पहले एस्टिमेटेड लाइफ कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसके बाद वो रिमेनिंग एस्टिमेटेड लाइफ से उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि रीवैल्यूएशन से ही रिलेटेड है, बट आफ्टर रीवैल्यूएशन होता है। पहले रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट हो गई जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ ली। आज की क्लास के अंदर हमने ये देखा कि जब आपका एसेट रीवैल्यू हो जाता है तो उसके बाद उसको डेप्रिशिएट कैसे किया जाता है। आई होप कि ये क्लास आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी और इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर मिलेंगे। क्या कहते हैं, हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, राइट? तो इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स हम अपनी अगली वाली क्लास के अंदर देखेंगे और यहां तक हम लोग इसको फाइनल रखते हैं और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अल्लाह हाफिज।